ओ 118 हिंदी। अध्याय 671 टेरा शेर जनजाति। जब मैं और मेरी टीम एक टीम के ग्रिम मॉन्स्टर्स की ओर बढ़ रहे थे, तब एशलिन बिना मुझसे कुछ कहे ही दूसरी टीम की ओर उड़ गई थी, और वह पहले ही ग्रिम मॉन्स्टर्स की टीम के ऊपर पहुंच गई थी, जो तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। वह टीम पहले ही मेरी सीमा से बाहर जा चुकी थी। यही कारण है कि मुझे उन पर नजर रखने के लिए एशलिन के साथ अपने संपर्क का उपयोग करना पड़ा। जब मैंने एशलिन की दृष्टि से देखा, तो मैंने 5 राक्षसों के एक दल को तीव्र गति से चलते देखा, जिसमें सबसे आगे उनका नेता था, जो चमकती आंखों से ग्रे क्रिस्टल को देख रहा था। एशलिन ने एक क्षण के लिए ग्रिम राक्षसों को देखा, उसके बाद उसका आकार बदलने लगा, लेकिन इस बार बड़ा होने के बजाय वह छोटी हो गई, जब तक कि उसका मूल हथेली के आकार का शरीर उंगली के आकार का नहीं हो गया। इसके बाद धातु की परत ने उसके आधे शरीर को ढक लिया, इससे पहले कि उसे किलिंग रूल और सनफायर रूल द्वारा मजबूत किया गया। जैसे ही वह अपनी तैयारी कर रही थी, उसके पीछे एक छोटी सी आग भड़क उठी, और वह उस प्रमुख राक्षस पर इतनी तेजी से झपटी कि उसे आंखों से भी नहीं देखा जा सकता था। ग्रिम राक्षसों ने पहले उसे महसूस नहीं किया था, और जब उसने उसे महसूस किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह पहले से ही उससे 5 मीटर ऊपर थी और उसके सिर की ओर बढ़ रही थी। श्लिक। एक छोटे से आग के गोले को अपनी ओर आते देख ग्रिम राक्षस ने उसे चकमा देने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाने में सफल रहा। हालांकि वह उसकी जान बचाने में सफल रहा, लेकिन उसे काफी भीषण चोटें आईं। एशलिन ने उसकी गर्दन से 1/4 हिस्सा निकाल लिया था, और जिस क्रिस्टल की वह इतनी प्रशंसा कर रहा था वह उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया, लेकिन किसी को इसके बारे में सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि एशलिन ने अपना आकार सीमा तक बढ़ा लिया था और ग्रिम राक्षसों पर विशाल आग के गोले फेंकना शुरू कर दिया था, जैसे वह बंदूक चला रही हो। 5 ग्रिम राक्षसों में से केवल एक ग्रिम राक्षस उसके आग के गोले से बच सकता है, क्योंकि अन्य 4 ग्रिम राक्षस सिल्वर एलीट होने के बावजूद लगातार आग के गोले की चपेट में आते रहते हैं। वे 4 राक्षस लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, वे कुछ ही मिनटों में मारे जाएंगे। लेकिन मेरा ध्यान 4 ग्रिम राक्षसों पर नहीं है, बल्कि उनके नेता पर है, जो एशलिन के खिलाफ मुश्किल से लड़ने में सक्षम है। ये पहले की लड़ाई में दिखाए गए मुकाबले में अधिक युद्ध शक्ति दिखा रहा है। मैं उसे और अधिक लड़ते हुए देखना चाहता था, लेकिन हम उन ग्रिम राक्षसों के करीब पहुंच गए हैं जिनसे हमने लड़ने का फैसला किया था। इसलिए मैंने एशलिन की आंखों से अपना संपर्क तोड़ दिया और उन राक्षसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया जिनका हम पीछा कर रहे थे। उस टीम में 5 ग्रिम राक्षस हैं, जिनमें से सभी सिल्वर एलीट हैं और उनका नेता विशेष रूप से शक्तिशाली है, मैंने कहा। उनका मूड पहले से भी अधिक गंभीर हो गया, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि लड़ाई कितनी कठिन है, और इस लड़ाई में अगर उन्होंने लड़ने का फैसला किया तो उनकी जान भी जा सकती है। तुम लोग यहीं रहो, माइकल और मैं उन ग्रिम राक्षसों से लड़ने जाते हैं, कायला ने कहा। यह सुनकर उनमें से 3 के चेहरे थोड़े अजीब से हो गए। जब से हम जंगल में आए हैं, उन्हें कभी भी लड़ाई से दूर रहने के लिए नहीं कहा गया। ये पहली बार था जब कायला ने यह आदेश दिया था। खैर, उनमें से 3 को पीछे हटने का आदेश देकर वह सही है, क्योंकि इस बार हम 2 या 3 सिल्वर एलिटों से नहीं लड़ रहे हैं जिनसे हम लड़ सकते हैं, बल्कि हम उन 5 से लड़ रहे हैं जो पहले से ही हमारी सीमा को लंघ रहे हैं। टीम लीडर, आइए हम लड़ें। अब हम एक स्टार सिल्वर एलिट के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, एलेक्स ने कुछ समय बाद कहा, और उसके बगल में खड़े 2 लोगों ने एक स्वर में सिर हिलाया। नहीं, यह आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, कायला ने तुरंत मना कर दिया। टीम लीडर, कृपया, हम जानते हैं कि सिल्वर एलीट अधिक मजबूत है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम एक साथ मिलकर इसे हरा सकते हैं, एलेक्स ने जोर दिया। कायला उन्हें फिर से अस्वीकार करने वाली थी, जैसा कि वह कर सकती थी। वह आधिकारिक तौर पर टीम की कमांडिंग ऑफिसर है और सभी को उसके आदेश का पालन करना था, लेकिन आखिरकार वह उनके आग्रह को देखकर झिझकी और मेरी तरफ देखा। उनके पास 1 स्टार सिल्वर एलीट के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति है, लेकिन इसके लिए उन्हें पूरी तरह से एक साथ काम करना होगा, और उनकी ओर से थोड़ी सी गलती उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है, और हम उन्हें समय पर बचाने में सक्षम नहीं होंगे, मैंने कहा। तुम लोगों ने सुना है कि माइकल ने क्या कहा था, क्या तुम लोग अभी भी सिल्वर एलीट से लड़ना चाहते हो? कायला ने पिछली बार पूछा था। हाँ, हमें यकीन है, उनमें से 3 ने एक साथ कहा। चलो गति बढ़ाते हैं, अगर हम अपनी वर्तमान गति से चलते रहे तो उन तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगेगा, मैंने कहा, और हमने राक्षसों तक पहुंचने के लिए अपनी गति बढ़ा दी।
ग्रिम राक्षसों की ओर बढ़ते समय मुझे एशलिन से एक सुखद आश्चर्य मिला। उसने सभी 5 ग्रिम राक्षसों को मार डाला था और अब वह अपने चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान के साथ ग्रे क्रिस्टल पर वार कर रही थी। समय बीतता गया और करीब 5 मिनट बाद हम राक्षस तक पहुंच गए। ग्रिम राक्षस टेरा लायनमैन जनजाति से हैं, जो हमला करने और बचाव करने में बहुत अच्छी जनजाति है। उनका शरीर पूरी तरह से बहुत मोटे मिट्टी के तराजू से ढका हुआ है। ये तराजू उन्हें असाधारण सुरक्षा प्रदान करते हैं जिसे भेदना बहुत मुश्किल है, खासकर जब आपकी शक्ति उनके समान हो। यही कारण है कि जब ये टीम इस युद्ध में लड़ी तो इसने अपना एक भी सदस्य नहीं खोया, जबकि अन्य टीमें ढेर हो गईं। एशलिन ने जिस दूसरी टीम से लड़ाई की थी उसने भी अपने 2 सदस्यों को खो दिया था, लेकिन इसने एक भी सदस्य नहीं खोया। इससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि यह टीम कितनी मजबूत है। उनका दल नेता भी बहुत दुर्जय है। जब मैंने इसकी युद्ध शक्ति को महसूस किया तो मेरे चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान उभरी और मैंने अपने शरीर पर अपने घूमने वाले कवच को बुलाया, क्योंकि यह राक्षस मेरे घूमने वाले कवच को बुलाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। अगर मैं भावर कवच के बिना लड़ता तो ये राक्षस आसानी से 1 मिनट के भीतर मेरे शरीर की सभी हड्डियों को तोड़ सकता था। जैसे ही मैंने घूमता हुआ कवच बुलाया, मेरे साथियों के चेहरे का रंग बदल गया और उनकी आंखें और भी गंभीर हो गईं। जब से मेरी शक्ति बढ़ी है, मैंने अपने घूमता हुआ कवच का उपयोग नहीं किया है। मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। इसका मतलब है कि हम जिस प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे हैं वह बेहद खतरनाक है। एक तरीका है जिससे मैं नेता को जल्दी से हरा सकता था, और वह है एशलिन को अंदर आने देना। उसने क्रिस्टल खाना समाप्त कर दिया था और मेरे अंदर आना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया था। ग्रिम राक्षसों की शक्ति को देखते हुए मैंने उसे मूल जल का पाचन शुरू करने से पहले थोड़ा इंतजार करने को कहा, क्योंकि अगर मेरे साथियों को कोई प्राणघातक खतरा हो तो उन्हें बचाने के लिए मुझे उसकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती थी। इसीलिए वह अपने छोटे से रूप में हमारे ऊपर उड़ रही थी। यदि मेरे किसी साथी पर जानलेवा खतरा मंडराता तो वह सचमुच उन्हें बचाने के लिए गोता लगाती। जितनी जल्दी हो सके उन्हें मार डालो। \उद्धरण चिन्ह। अंततः पूरे 3 मिनट के बाद दोनों टीमों के बीच चल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई, क्योंकि टेरा लान के नेता ने सुस्त आवाज में आदेश जारी किया। दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया और देखते ही देखते उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने हमला नहीं किया था, वह था टेरा लायंस का नेता और मैं। हमने एक दूसरे पर हमला नहीं किया, बस एक दूसरे को देखते रहे। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इस घूरने की प्रतियोगिता को जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। 3 मिनट पहले ही मेरी सीमा हो चुकी है, लेकिन किसी अज्ञात कारण से मुझे इस राक्षस से एक कष्टदायक अनुभूति हो रही है, जिससे मुझे विश्वास हो रहा है कि यह राक्षस बहुत खतरनाक है और मुझे जो कुछ भी मैं देख रहा हूं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस अज्ञात अनुभूति के कारण मैंने अभी तक उस पर कोई आक्रमण नहीं किया था, लेकिन चाहे मैंने उसे कितना भी देखा या अपनी मारक ऊर्जा को उस पर केंद्रित किया कि वह मुझे ऐसा अपरिचित एहसास क्यों दे रहा था, लेकिन मैं उसके बारे में और कुछ नहीं पा सका सिवाय उस अज्ञात अनुभूति के जो उससे लगातार मिलती रही। तुम मर जाओगे। \उद्धरण चिन्ह। उसने अचानक उसी धीमी आवाज में कहा जो उसने पहले भी आदेश दिया था और मेरे पास भारी चमकीले पीले रंग की कुल्हाड़ी लेकर आया, जिसे उसने अपने भंडार से निकाला था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने पहले की तरह कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। उसने हथियार के रूप में धातु के पंजे का इस्तेमाल किया था। ये ग्रिम राक्षस बहुत अजीब है, मुझे इसके प्रति बहुत सावधान रहना होगा, मैंने खुद को याद दिलाया है। बैंग बैंग। उसे हमला करते देख मैं अपनी जगह पर नहीं रुका और मिनी ब्लास्ट के लिए सक्रिय होने के लिए उस पर हमला कर दिया। मिनी ब्लास्ट की मदद से मैं उसके पास पहुंचा और हमला किया। झनकार, खटखट। उसकी विशाल कुल्हाड़ी मेरी कुल्हाड़ी से टकराए और कुछ चिंगारी निकली, लेकिन बस चिंगारी के अलावा कुछ नहीं हुआ क्योंकि दोनों मेरी जगह पर ही जमे रहे। एक दूसरे की नजरों में कोई आश्चर्य नहीं था और हम जानते थे कि हमारी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ये तो प्रतिद्वंद्वी की क्षमता को परखने के लिए एक परीक्षण हमला था, बस इतना ही। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। हमारे हथियार 1 सेकंड के लिए एक साथ रहे, फिर वे पीछे हटे और फिर से दुश्मन की ओर तेजी से बढ़े। हथियारों की भीषण टक्कर शुरू हो गई, लेकिन कोई भी हथियारों की तरफ नहीं देख रहा था। हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, एक दूसरे की सीमा का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। हमने एक दूसरे पर तीव्रता से आक्रमण किया, लेकिन हमने जो शक्ति प्रयोग की वह पहले 1 सिल्वर एलीट के प्रारंभिक स्तर की थी, फिर वह बढ़कर 1 स्टार एलीट के मध्य स्तर तक पहुंच गई और अब वह धीरे धीरे 1 स्टार एलीट के उच्च स्तर की ओर बढ़ रही है। freewebandsigmawell.com
हम में से प्रत्येक धीमी लेकिन लगातार गति से शक्ति बढ़ाता है, एक दूसरे की शक्तियों, चालों और भावनाओं का आकलन करता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि मैं शुरू से ही लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर रहा हूं, तो यह इस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मूर्खतापूर्ण होगा। मैं अपनी पूरी ताकत का खुलासा इतनी जल्दी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं उसकी युद्ध शक्ति जानता था। अगर मैं पूरी ताकत से भी उस पर हमला करता तो वह कुछ चोट पहुंचाकर उसे चकमा दे सकता था। इसमें मेरे समान ही पीक 1 स्टार 9 एलिटो की शक्ति थी, इसलिए यदि मैं इसकी युद्ध शक्ति और युद्ध शैली में खामियों का अध्ययन करने से पहले इस पर हमला कर दूं तो इसके लिए जीवित रहना कोई समस्या नहीं होगी। एक और महत्वपूर्ण कारण है कि मैं अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला नहीं कर रहा हूं, और वह है एक अज्ञात भावना। मैं उस पर समय से पहले हमला नहीं करना चाहता और उसे शक्ति का अनुमान देना चाहता हूं, जिससे उसे वह सब कुछ इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा जिससे मुझे वह अज्ञात खतरनाक भावना मिल रही है। हमारी लड़ाई शुरू हुए 10 मिनट बीत गए और अंततः हमने पीक 1 स्टार एलीट की शक्ति के साथ लड़ाई शुरू कर दी। मैं महसूस कर सकता हूं कि यह अपनी सीमा तक पहुंचने के बहुत करीब है, या मैं कह सकता हूं कि यह उस शक्ति की सीमा है जिसे मैं इससे महसूस कर रहा हूं। मुझे केवल इतना करना है कि मैं उससे तब तक लड़ता रहूं जब तक वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न करने लगे, और फिर उसे इतना दबाऊं कि वह उस चीज का इस्तेमाल कर सके जिससे मुझे परेशानी हो रही है। लेकिन इस योजना के साथ समस्या यह है कि मेरी ताकत इसके बराबर ही है, और इसे भयावह स्थिति में पहुंचाने के लिए मुझे काफी समय तक संघर्ष करना पड़ेगा। तुम मेरी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली हो। मुझे शाम से पहले पीक 1 स्टार एलीट से मिलने की उम्मीद नहीं थी, टेरा लायंस के नेता ने कहा। मैं भी। इस पर आना काफी आश्चर्यजनक था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं अपनी जाति के प्राणघातक शत्रु से बात नहीं कर रहा था, बल्कि अच्छे मित्र से बात कर रहा था। तुम्हें पता है, मेरे पास ओरिजिन वाटर है। अगर तुम मुझे मार सकते हो तो तुम्हें वह ओरिजिन वाटर मिल जाएगा जिसे मैंने स्टोरेज में जमा कर रखा था, उसने कहा। जब मैंने ये सुना तो मैं घबरा गया। मैं स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता हूं कि यह ऐसा कहकर क्या करने की कोशिश कर रहा है। यह मुझे ओरिजिन क्रिस्टल के प्रलोभन से लुभा रहा है। अगर मेरी जगह कोई और आदमी होता तो वह सोचता कि ग्रिम राक्षस झूठ बोल रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से अभी भी राक्षस के सच बोलने की कुछ उम्मीद है, और इस वजह से वह बिना किसी रोक-टोक के ग्रिम राक्षस पर हमला कर देता। जो कि वह चाहता था, वह चाहता था कि मैं अपनी सारी शक्ति का उपयोग करूं ताकि वह मेरी सीमा जान सके, और एक बार जब वह मेरी सीमा जान ले तो वह अपने उस अज्ञात तुरुप के पत्ते का उपयोग कर सकता है। अगर उसने मेरी सीमा जानने से पहले उस तुरुप के पत्ते का उपयोग किया तो हो सकता है कि मैं शेष शक्ति का उपयोग करूं। मैं पीछे रह गया और हमले से बच गया। लड़ाई में केवल ताकत की ही बात नहीं होती, जहां कोई अपना हथियार घुमाकर दुश्मनों को काट डालता है। लड़ाई में ताकत का होना जरूरी है, लेकिन मनोविज्ञान और रणनीतियों की सहायता भी जरूरी है। अगर आपके पास पूरी ताकत है तो अगर विरोधी आपको मारने पर आमादा है तो मनोविज्ञान और रणनीति की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ताकत में थोड़ा सा भी अंतर हो तो मनोविज्ञान और रणनीति समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ऐसी तुच्छ चालों में फंसने वाला मूर्ख नहीं हूं, मैंने कहा। मैंने वैसा ही व्यवहार किया जैसा कोई भी सामान्य व्यक्ति मूल जल की खबर सुनने के बाद करता है, और 1 मिनट बाद मैंने अपने हमलों की शक्ति को पहले से कहीं अधिक तेज गति से बढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैंने अपने हमलों पर अधिक से अधिक ताकत का उपयोग करना शुरू किया तो उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। पहले तो उसने मुझसे बराबरी की जमीन पर मुकाबला करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने धीरे धीरे उस पर हावी होना शुरू कर दिया, जब तक कि वह केवल मेरे हमले का बचाव नहीं कर सका। क्या अच्छा अभिनेता है, मैंने प्रशंसा की। उसने मुझे अपने ऊपर हावी होने दिया, लेकिन एक बार भी उसने मेरी तलवार को अपने शरीर को छूने नहीं दिया। वह हमेशा किसी न किसी तरह से हमले को चकमा दे देता या उसका प्रतिकार कर देता। समय बीतता गया और मैं उस पर हावी होता गया, और समय के साथ उस पर मेरी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह अब मुश्किल से ही अपना बचाव कर पा रहा है। हम दोनों ने कुछ समय तक अपना कार्य जारी रखा, जब अचानक मैंने उसकी हत्या करने की इच्छा में वृद्धि देखी। यह महसूस करते हुए मैंने तुरंत अपने पैरों के तलवों के नीचे एक छोटा सा विस्फोट जलाया ताकि हवा में छलांग लगा सकूं, लेकिन पूरी लड़ाई के दौरान सतर्क रहने के बावजूद मैं अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। रहस्यमय क्षमता स्वर्ण रेत का संकट / उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने कहा, उसकी आवाज मेरे कानों में स्पष्ट रूप से गूंज उठी, और अगले ही पल मैंने पाया कि उसके मुंह से चमकदार सुनहरी रेत निकलकर मेरे शरीर पर गिर रही है। ये सब तब हुआ जब मैं हवा में गोली चला रहा था। रहस्यवादी विधि।
मैंने मन ही मन जोर से कहा, इससे पहले कि मुझे खून जमा देने वाला दर्द हुआ और मैं हवा में उछलते हुए अपने शरीर के हर हिस्से से खून बहने लगा। मेरे शरीर से हर जगह से खून बहने लगा और सबसे बुरी बात यह है कि मेरे शरीर पर कोई घाव नहीं है और मुझे जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। ये रहस्यवादी विधि बहुत ही डरावनी है। मैंने रहस्यवादी को पहले भी भयानक होते सुना है, लेकिन यह मेरा पहला अनुभव है। यह मेरा पहला मौका है जब मैं मिस्टिक स्किल का अनुभव कर रहा हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसका प्रत्यक्ष प्राप्त करता हूँ, न कि अप्रत्यक्ष प्राप्त करता, जैसा कि मैंने आउटपोस्ट की लड़ाई में किया था, जहां मुझे गोल्डन एलीट के मिस्टिक मेथड के अवशेषों से चोट लगी थी। इसकी तुलना में उसने मुझे पीड़ा दी है और मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रहस्यवादी क्षमता से बचा पाया हूँ। ये रहस्यमयी तरीका जिससे इसने मुझ पर हमला किया था, वह बहुत ही अजीब था। ये बहुत तेजी से आया था। मैंने बस सुनहरी रेत का एक बादल मेरी ओर आते देखा, इससे पहले कि वह मुझे घेर ले और मेरे अंदर समा जाए, और अगले ही पल मैंने पाया कि मेरे शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा है। और इस भयानक क्षमता के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि इसने मेरी रक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। मेरा घूमता कवच, जो अब तक सभी हमलों के खिलाफ प्रभावी था, अब बेकार हो गया था। अग्नि क्षमता की परत, नियम शक्ति, गुप्त ऊर्जा, कुछ भी इसे रोकने में सक्षम नहीं था, क्योंकि यह बिना किसी बाधा को महसूस किए सीधे मेरे अंदर समा गई। जब मैंने अपने अंदर देखा तो मैंने देखा कि सुनहरी रेत के बहुत छोटे कण मेरे शरीर को चीर रहे हैं, और सबसे मजबूत और सबसे डरावनी बात यह है कि मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि सुनहरी रेत के कण मेरे शरीर के हर हिस्से को चीर रहे हैं। मैंने इसे रोकने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की। मैंने आत्मा शक्ति, नियम शक्ति और गुप्त ऊर्जा के साथ सुनहरी रेत पर हमला किया, लेकिन कुछ भी इसके खिलाफ काम नहीं कर रहा था, और यह मुझे बहुत डरा रहा है। मुझ पर हमला हुए 3 सेकंड हो चुके हैं और मैं अभी भी गोलियां चला रहा हूं, और इन 3 सेकंड में मैं गंभीर रूप से घायल हो गया हूं। यदि मैं कुछ सेकंड के भीतर कोई रास्ता नहीं खोज पाया तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे शरीर के पास इसे पसंद करने के लिए 30 सेकंड से अधिक का समय नहीं था। हे, क्या तुम्हें मेरी रहस्यवादी क्षमता पसंद है? ग्रिम राक्षस ने कहा। वो उड़ता हुआ आया, उसका चेहरा बहुत राख जैसा लग रहा था। ऐसा लगता है कि उसने जो रहस्यवादी कौशल इस्तेमाल किया था, उसने उस पर इतना बोझ डाल दिया था कि ग्रिम राक्षसों की उच्च जीवन शक्ति के बावजूद वह धीमी गति से ठीक हो रहा है। ये क्षमता मैंने निषिद्ध क्षेत्र में पाई जाने वाली कीमती रेत से बनाई थी। इसमें ब्रह्मांडीय शक्ति का एक अंश था, उसने कहा। जब उसने ये कहा तो उसका पीला चेहरा काफी गर्व से भरा हुआ लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने इस पद्धति का सफलतापूर्वक अभ्यास करके एक उत्कृष्ट काम किया था। मैं उसकी बातें आधे मन से सुनता हूं, क्योंकि मुझे उसकी शेखी बघारने से कहीं ज्यादा काम करने हैं। सुनहरी रेत मेरे शरीर को चीर रही है। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मैं उसकी शेखी बघारने के लिए भी जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन जब उसने उस रेत का जिक्र किया जिसे उसने ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अपने सम्मोहन में गढ़ा था, तो मैं कांप उठा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत खतरनाक है। यदि यह खतरनाक न होती तो इसने दुनिया भर में इतने निषिद्ध क्षेत्र कैसे बना दिए होते कि उच्च स्तरीय शक्तिशाली देश भी उसके अंदर कदम रखने से कांप उठते। अगर सामान्य समय होता तो मैं इसकी शेखी बघारता जरूर सुनता, लेकिन इस समय मेरे पास ऐसा करने का समय नहीं है, क्योंकि मैं मर रहा हूं। अपने शरीर की हालत देखकर आखिरकार मैंने अशुभ कोर के कण को कुचल दिया। अगर मैं इस पर अपनी अन्य क्षमताएं आजमाने की इच्छा न रखता तो मैं इससे पहले ही कुचल देता, लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने ओमिनस कोर के कण को कुचल दिया और देखा कि इसकी उपचारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर में फैल रही है। इस क्षमता को विकसित करते समय मैं लगभग मर ही गया था, तुम्हें पता है, इसलिए तुम्हें इसके तहत मरकर गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। उसने दूर से मेरी ओर देखते हुए कहा। ये राक्षस बहुत सतर्क है, इसने हमारे बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखी है। ये कमजोर अवस्था में है और यदि मैंने इस पर घातक हमला करने का निर्णय लिया तो इसे बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आमतौर पर अशुभ कोर का कण पीने के बाद मेरी चोटें कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से ठीक हो जाती थी, लेकिन अब अशुभ कोर का कण भी कोई प्रभाव नहीं दिखाता है, जिससे मेरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। मैं अपने दांतों के नीचे छिपाए गए सभी कणों को कुचल देता हूं और भंडार में से कुछ को निकालकर अपने मुंह में डाल लेता हूं, लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य होता है कि जो परिणाम मिलता है वह उस एक कण को खाने से थोड़ा बेहतर होता है। जैसा कि मैंने कहा है, जिस रेत से मैंने अपनी विधि गढ़ी थी उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश था। तुम्हारे पास जो औषधियां हैं वे इसके विरुद्ध बेकार हैं, ग्रिम राक्षस ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। चबा चबा।
एशलिन, जो अपने छोटे से रूप में उड़ रही है, उसकी शानदार आवाज सुनकर बहुत क्रोधित हुई और उसे फाड़ देना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया था। हालांकि मैं इस खतरनाक स्थिति में हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं आजमाना चाहती हूँ। यदि अपशकुन पौधे का मूल काम नहीं कर रहा था तो उसके बीज के बारे में क्या कहा जाए? बीज में उपचारात्मक ऊर्जा होती है जो अपशकुन पौधे के मूल से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होती है, और यही कारण है कि मेरे द्वारा उस स्थान पर अपशकुन पौधे की थोड़ी सी धूल डालने से उस लड़की की आंख पुनः विकसित हो गई। चलो देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है, मैंने मन ही मन कहा और औषधि तथा अशुभ पौधे के क्रिस्टलीय बीज निकाल लिए। गल्प। मैंने अशुभ पौधे के क्रिस्टलीय बीज को औषधि में कुचल दिया और एक ही घूंट में औषधि पी ली। ऐसा करते समय मैंने राक्षस पर भी नजर रखी कि कहीं वह मुझे औषधि पीने से न रोक दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस मुझे अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ देखा, जैसे कि वह जानता हो कि मेरी चोटों को कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि अगर वह जानता कि मैं अशुभ पौधे के बीज से बनी औषधि पी रहा हूं तो क्या वह मुझे रोक देता? तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कोई भी औषधि तुम्हारी जान नहीं बचा सकती। तुम्हें बस खुले हाथों से शानदार मौत को स्वीकार करना चाहिए। उसने कहा, क्या ये कमीना किसी पंथ का सदस्य है? केवल वे लोग ही ग्लोरियस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने शरीर में फैलती हुई उपचारात्मक ऊर्जा की बाढ़ को ट्रैक करते हुए इसे अंदर ही अंदर कोस रहा था। यह मेरे शरीर के हर इंच में फैल रहा है और सुनहरी रेत द्वारा लाई गई चोटों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए भी यह मुश्किल है क्योंकि इसकी कार्यकुशलता सबसे कम श्रेणी की औषधि तक कम हो गई है। ये देखकर मैं निराशा में डूब गया और अपने अंतिम विकल्प का उपयोग करने ही वाला था, जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं था कि वह काम करेगा। तभी मैंने उपचारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को कुछ अविश्वसनीय कार्य करते देखा। उपचारात्मक ऊर्जा का प्रवाह 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक भाग स्वर्ण की ओर बढ़ते हुए उपचार कर रहा था और रेत के कणों को क्रिस्टलीय उपचारात्मक ऊर्जा के मोटे बुलबुले में ढक रहा था। इस व्यवहार ने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया, जबकि रेत के कण तो मानो इसके प्राणघातक शत्रु हैं। खैर, मैं इसके कारण के बारे में सोचने में असमर्थ हूं क्योंकि मैं अभी खतरे से बाहर नहीं निकल पाया हूं। रेत के कण संघर्ष करते हैं और अपने संघर्ष में वे उस उपचारात्मक ऊर्जा को जलाने लगते हैं जिसने उन्हें जकड़ रखा था, लेकिन यह उपचारात्मक ऊर्जा ही नहीं है जो उन्हें जला रही है, बल्कि वह भी धीरे धीरे कम हो रही है। रेत के कण शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन उनमें असीमित ऊर्जा नहीं होती, और जब तक उनकी सारी ऊर्जा नष्ट नहीं कर दी जाती, वे गायब हो जाएंगे। स्वर्णिम रेत कणों से भरी उपचारात्मक ऊर्जा के कारण मेरे शरीर में चोट लगना बंद हो गया तथा उपचारात्मक ऊर्जा के आधे भाग की सहायता से, जो चोटों को ठीक करने पर केंद्रित थी, धीमी गति से ठीक होने लगा। हालांकि मैं अभी भी बहुत खतरे में हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि उपचारात्मक ऊर्जा स्वर्ण कणों को पकड़ कर रख पाएगी या नहीं, और यदि वे ऐसा नहीं कर पाए तो मुझे अशुभ पौधे के एक और बीज के साथ तैयार रहना होगा। चूंकि मेरे पास सांस लेने के लिए बहुत कम जगह थी, मैंने मुस्कुराते हुए टेरालान की तरफ देखा, जो मुझे खुशी के भाव से देख रहा था। मैंने घबराहट की भावना के साथ उसे देखा और स्थिति का जायजा लिया। इसने मुझे ऐसी हालत में डाल दिया है, फिर मैं इसे कैसे जीने दूंगा? मैं इस कमीने को मार डालूंगा। जहां तक इसके मुझ पर रहस्यवादी क्षमता से हमला करने की बात है, मुझे लगता है कि ऐसा होने की संभावना है। इसकी हालत पहले से ही बहुत खराब दिख रही थी। मुझे नहीं लगता कि यह फिर से ऐसा हमला करने की स्थिति में है, और अगर ऐसा हुआ भी तो इस बार मैं तैयार रहूंगा। हालांकि मैं पिछली बार तैयार था। पिछली बार मुझे नहीं पता था कि यह किस तरह का हमला करेगा, लेकिन इस बार मुझे इसके बारे में पता है, और अगर यह फिर से ऐसा हमला करने की हिम्मत करता है तो मैं उसी के अनुसार काम करूंगा। टकराना। मैंने समय बर्बाद नहीं किया और तेजी से उसकी ओर बढ़ते हुए छोटा विस्फोट किया। मुझे उस पर हमला करते देख उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि उसे पहले से ही ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी। वह संभवतः ये सोचकर कि मैं प्रदर्शन कर रहा हूं, अपनी अंतिम शक्ति से उस पर आक्रमण कर रहा है तथा मुझे अपने साथ नीचे गिराना चाहता है। इसी कारण मुझे अपनी ओर आता देखिए तुरंत भागने लगा, लेकिन इस कमीने ने मिनी ब्लास्ट की शक्ति को कम आंका था। इससे पहले जब मैं इससे लड़ रहा था तो मैंने मिनी ब्लास्ट की पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं। अब मैं अपने हमले में अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर रहा हूं, थोड़ा भी पीछे नहीं हट रहा हूं। इसके बजाय मैं अपनी सारी आत्मिक शक्ति का उपयोग अपने घूमते कवच पर भंवरों को तेजी से घुमाने के लिए कर रहा हूं, ताकि यह मुझे अधिक ऊर्जा दे सके। टकराना। अगले ही पल मैं उसके पास पहुंचा और उस पर हमला कर दिया, और उसने भी भागना बंद कर दिया तथा जवाबी हमले के लिए उस पर विशाल कुल्हाड़ी चला दी। झनकार। पोह पोह पोह।
जैसे ही मेरी तलवार ग्रिम राक्षस की तलवार पर गिरी, वह पीछे की ओर उड़ गया और लगातार खून की उल्टी करने लगा। यह अच्छी बात है कि हम आसमान में हैं, अगर वह जमीन पर होता तो अपने रास्ते में आने वाले कई पेड़ों को कुचल देता। बैंग बैंग। मैंने उसे आराम करने का कोई समय नहीं दिया। अपना पहला हमला करने के तुरंत बाद मैंने मिनी ब्लास्ट को सक्रिय किया और उस पर दोबारा हमला किया। झनकार, पोह पोह। इस बार मेरे हमले को देखकर वह बड़ी मुश्किल से अपनी कुल्हाड़ी से उसका प्रतिकार कर पाया, और पिछली बार की तरह जैसे ही हमारे हथियार गिरे, वह बहुत सारा खून उगलते हुए हवा में वापस उड़ गया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, पोह पोह पोह। मैंने उस पर आक्रमण जारी रखा और वह बड़ी मुश्किल से ही उसका प्रतिकार कर पा रहा था। एक समय ऐसा आया जब उसके लिए प्रतिक्रिया करना इतना कठिन हो गया कि उसने गुप्त ऊर्जा को ग्रहण करना शुरू कर दिया और भागने लगा। लेकिन इससे मैं उस पर बार बार हमला करने से नहीं रुका और वह मिनट भर के मौके पर बच गया। रहस्यवादी क्षमता ने उस पर बहुत अधिक प्रभाव डाला था। भले ही ऑकल्ट ऊर्जा को ओवरड्राफ्ट करने के बाद भी मैं उसकी चरम शक्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। कमीने, मुझे मजबूर मत करो। भागते समय वह चिल्लाया, यदि तुम मुझे जाने दोगे तो हम दोनों अपने अपने सुखी रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन यदि तुम आक्रमण जारी रखोगे तो मेरे जीवन की कीमत पर पुनः रहस्यवादी क्षमता का उपयोग करने के लिए मुझे दोष मत देना। उद्धरण चिन्ह। हो सकता है कि आप पहले हमले से बच गए हो, मुझे विश्वास नहीं है कि आप दूसरे हमले से बच पाएंगे। मैं अभी भी आपके अंदर सुनहरी रेत महसूस कर सकता हूं, और अगर आप पर एक और हमला हुआ तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। मैंने चिल्लाकर कहा। इसकी आंखें लाल हैं तथा शरीर पीला और पसीने से गीला है, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अपनी रहस्यमय क्षमता का दूसरा हमला करते हुए अपनी जान जोखिम में डाल देगा, लेकिन मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितना ये सोचता है कि मैं हूं। इन 10 मिनटों की खोज में उपचारात्मक ऊर्जा ने रेत के कणों की लगभग सारी शक्ति को नष्ट कर दिया है, जो ऊर्जा बिंदु बन गए हैं जिन्हें किसी भी समय उड़ाया जा सकता है। इसलिए यदि मेरे शरीर पर एक और हमला भी होता है तो मैं अपशकुन पौधे के एक और बीज को कुचल दूंगा, क्योंकि इसे मारने के बाद मैं मूल जल प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा, जो अपशकुन पौधे के बीज की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कहा और एक और छोटा विस्फोट सक्रिय किया और तेज गति से उसकी ओर बढ़ गया। मुझे अपनी ओर आते देख उसका चेहरा शैतानी और दृढ़ हो गया। वो मुझ पर हमला करने के लिए मरने को तैयार है, क्योंकि उसके पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। कमीने मरो। उद्धरण चिन्ह। मुझे उसमें से हत्या करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई, और जैसे ही मैं उसके करीब गया वह जोर से चिल्लाया, और जब मैं उसके करीब गया तो उसने फिर से सुंदर सुनहरी रेत उगल दी। धमाक, ट्रैक ट्रैक। ठीक उसी क्षण मैंने उस मिनी ब्लास्ट को सक्रिय कर दिया जिसे मैंने उस समय तैयार किया था जब मैं उस पर आया था और बगल की ओर चला गया था। इस हरकत ने मेरे शरीर में इतना बल पैदा कर दिया था कि इससे मेरे पैर और कूल्हे की हड्डियां टूट गई थीं और मुझे बहुत दर्द हुआ था, लेकिन यह इसके लायक था। इतनी तेज गति से अप्राकृतिक कोण पर चलने के कारण मैं गोल्डन सैंड से कुछ इंच की दूरी से बच पाया। जब मैंने अपने आप को स्थिर किया और ग्रिम राक्षसों को देखा तो मैं काफी हैरान रह गया। मैंने पाया कि वह हवा में डगमगा रहा था और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे आश्चर्य हुआ। जिस चीज ने मुझे चौंका दिया वह उसका रूप था। वह कागज की तरह पीला पड़ गया था और चमकीला पीला अयाल अब ग्रे हो गया था, और उसका पीला शल्क भी रंग में फीका पड़ गया था। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ था वह उसका चेहरा था। उस पर झुर्रियां थी। ये कुछ ही सेकंड में दशकों पुराना हो गया था। भयानक, मैंने मन ही मन कहा जब मैंने राक्षस की रहस्यवादी पद्धति के दुष्प्रभावों को देखा। राक्षस कुछ सेकंड तक मुझे बहुत घृणा से देखता रहा, फिर जमीन की ओर गिरने लगा। ये देखकर कि मैं उसके शरीर को पकड़ने के लिए वहां नहीं गया। राक्षस अभी भी जिंदा है, हालांकि मुश्किल से। मैंने उसे जमीन की ओर गिरते हुए देखा। मैं देख सकता था कि उसे गिरने से बचाने के लिए कितने मिनट संघर्ष करना पड़ा। उसका संघर्ष व्यर्थ था क्योंकि वह खुद को जमीन पर गिरने से नहीं रोक पाया। टकराना। अंततः वह जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा, जिससे टुकड़े और हड्डियां चारों ओर बिखर गईं। धप, यह मर चुका है। मैंने बुदबुदाते हुए जमीन पर उतरा और उस कठिन लड़ाई की ट्रॉफी लेने के लिए उसकी ओर बढ़ा जिसे मैंने अभी अभी जीता था। टिंग। रूनिक डिस्क से एक सुखद टिंग की आवाज निकली और ग्रिम मॉन्स्टर जो उस पर था भूसी में बदल गया। मैंने तुरंत उस पर लगी रूनिक डिस्क को नहीं हटाया। इसके बजाय मैंने ग्रिम मॉन्स्टर का सामान, विशेष रूप से स्टोरेज, निकालना शुरू कर दिया। ग्रिम राक्षस के भंडार में मूल जल है जिसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है।
यदि मेरे पास जीवन रक्षक दवा न होती तो मैं इस लड़ाई में लगभग मर चुका होता, मैं रक्त के अतीत में सिमट गया होता और ग्रिम राक्षस की रहस्यमय विधि से नष्ट हो गया होता। मैंने स्टोरेज ब्रेसलेट को अपने स्टोरेज में स्टोर कर लिया, उसके बाद इसके अन्य सामान को निकाल लिया और अंत में हफ से रूनिक डिस्क निकाल ली। यह अफसोस की बात है कि मैं इससे एलिमेंटल क्रिस्टल नहीं निकाल पाया, अन्यथा पीक सिल्वर एलीट की ताकत के साथ यह मुझे बहुत सारे एलिमेंटल क्रिस्टल देता। अब जब मेरा काम समाप्त हो गया है तो आइए हम उनकी ओर बढ़ें। मैंने बुदबुदाया और जल्द ही अपने साथियों की ओर बढ़ गया और महसूस किया कि एशलिन ने ग्रिम राक्षसों की एक टीम के एक और सदस्य को मारना समाप्त कर दिया है। हमारी लड़ाई से बहुत सारे ग्रिम राक्षस आकर्षित हो गए थे और एशलिन ने उन सभी को समाप्त कर दिया था, इससे पहले कि वे पहले से ही नाजुक लड़ाई के करीब पहुंच पाते। चबा चबा, यह महसूस करते हुए कि मेरी लड़ाई समाप्त हो गई है, एशलिन ने इंतजार नहीं किया और मेरे अंदर प्रवेश करने से पहले मेरी ओर आए। ये देखकर मैंने अपना सिर हिलाया। मैं चाहती थी कि वह मेरे अंदर प्रवेश करने से पहले थोड़ा इंतजार करे, लेकिन इस बार उसने मेरी बात नहीं सुनी और सीधे मेरे अंदर प्रवेश कर गई और अगले ही पल कोमल ऊर्जा मेरे शरीर में फैल गई, जिसने मेरे शरीर और आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया और इसे मजबूत बना दिया। इसने मुझे कुछ सेकंड में बची हुई सुनहरी रेत के कण को भी कुचलने में मदद की, जिससे मैं काफी हैरान हुआ। मैंने सोचा था कि उपचार ऊर्जा आवरण को सुनहरी रेत को पूरी तरह से खत्म करने में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन एशलिन ने जो पुनर्जीवित करने वाली ऊर्जा भेजी थी वह नहीं थी। अगर मुझे पहले से ही इस बात का एहसास होता तो मुझे गोल्डन सैंड से निपटने के लिए इतनी कीमती दवा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मैंने अपने दोस्तों के पास जाने से पहले 1 मिनट के लिए ऊर्जा को पुनर्जीवित करने की भावना का आनंद लिया। कायाला ठीक है, हालांकि उसका शरीर थोड़ा खून से लथपथ है। वह इतना लड़ रही है कि यह पता चलता है कि वह ग्रिम राक्षसों के खिलाफ समान रूप से लड़ रही है और वे उसके ऊपर बढ़त बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे पहले से ही अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ रहे हैं। जहां तक उनके पास रहस्यमय क्षमता होने की बात है, मुझे संदेह है कि उनमें ये क्षमता है, अन्यथा मुझे यह एहसास हो जाता और मैं उनकी आंखों में छिपे आत्मविश्वास को पहचान लेता। जिन लोगों ने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वे मेरे 3 अन्य साथी हैं जो सिल्वर एलीट के खिलाफ लड़ रहे हैं, और वे आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि उनके द्वारा सिल्वर एलीट को दबाने के छोटे छोटे संकेत भी हैं। इन सब का कारण उनकी टीम वर्क है। मैं कह सकता हूं कि यह उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो पहली बार एक साथ लड़ रहे हैं। अगर वे थोड़ा और सुधार करें तो वे मिड सिल्वर एलीट के खिलाफ भी लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। उन्हें एक साथ लड़ते हुए देखकर मैं जुड़वां बच्चों की याद किए बिना नहीं रह सका। उनके बीच सबसे अच्छी टीम वर्क थी जो मैंने किसी के बीच देखी है। अगर इन लोगों के पास उनके स्तर का टीम वर्क होता तो वे लड़ाई के पहले मिनटों में इस सिल्वर एलीट को मार सकते थे। मैंने कुछ मिनट तक उनकी लड़ाई देखी और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे ठीक है, मैं ग्रिम राक्षसों से मैना क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए चला गया जिन्हें एशलिन ने मार दिया था। अभी 10 मिनट ही हुए थे और मैं उन ग्रिम राक्षसों पर रूनिक डिस्क रख रहा था जिन्हें एशलिन ने मार दिया था, ताकि मैं बिना समय बर्बाद किए सभी मैना क्रिस्टल एकत्र कर सकूं। तभी मुझे लगा कि राक्षसों का एक दल मेरी ओर आ रहा है। टीम काफी मजबूत है। इसमें न केवल 3 सिल्वर एलीट थे बल्कि इसमें 4 सदस्य भी थे जिनके पास पूरे एलीट से अधिक शक्ति थी। मैं उनकी ओर बढ़ा और उन्हें 5 मिनट से भी कम समय में खत्म कर दिया। मेरी टीम के लिए ग्रिम राक्षस की यह पंक्ति एक दुर्स्वप्न है, लेकिन मेरे लिए वे कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें 5 मिनट के भीतर मार सकता था, भले ही उनके पास 2 रजत अभिजात वर्ग और होते। समय बीतता गया और मैं उस स्थान के आसपास की रक्षा करता रहा जहां मेरे साथी लड़ रहे थे। ऐसा करते हुए न केवल मैं उन ग्रिम राक्षसों से मैना क्रिस्टल इकट्ठा कर रहा था जिन्हें एशलिन ने मार दिया था, बल्कि मैं उन ग्रिम राक्षस से भी मैना क्रिस्टल इकट्ठा कर रहा था जिन्हें मैं मार रहा था और पुनर्जीवित ऊर्जा के माध्यम से इस रास्ते पर और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। इस बार मैंने देखा कि एशलिन द्वारा मुझे दी गई पुनर्योजी ऊर्जा की मात्रा बढ़ गई थी। पहले ये बूंदों की दर से थी, लेकिन अब यह एक छोटी धारा बन गई थी। इसके कारण मैं तेज गति से मजबूत हो रहा हूं। इसका मतलब है कि एशलिन अधिक तेज गति से मूल जल को पचा रही है और इस प्रक्रिया में पहले की तरह लगभग 1 घंटा नहीं लगेगा। ऐसा लगता है कि मैंने जो सोचा था वह सही है। एशलिन ने सिर्फ 45 मिनट में पूरा ओरिजिनल वाटर पचा लिया है और मेरी ताकत फिर से एक पायदान बढ़ गई है। अगर वह टेरा शेर जिंदा हो गया तो मैं उसके खिलाफ घूमता कवच का इस्तेमाल नहीं करूंगा। वर्तमान में मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूं कि भावर कवच की शक्ति का उपयोग किए बिना भी उससे समान रूप से लड़ सकता हूं।
मुकाबला शुरू हुए 1.5 घंटा हो चुका था और अभी तक खत्म नहीं हुआ था। दोनों मुकाबले अपने चरम पर पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें पूरा होने में अभी भी काफी समय लगेगा। इससे पहले जब मैंने लड़ाई को देखा था, तो मैंने सोचा था कि यह मेरे 3 टीम के साथी होंगे जो सिल्वर एलीट के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे लड़ाई को जल्दी खत्म कर देंगे क्योंकि वे ग्रिम राक्षस पर पूरी तरह से हावी थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत जल्दी भविष्यवाणी कर दी थी। कायला, जो तीनों ग्रिम राक्षसों के खिलाफ बराबर की लड़ाई लड़ रही थी, अब उन पर पूर्ण श्रेष्ठता रखती है। पहले राक्षस को मारने में कुछ मिनट लगेंगे, उसके बाद शेष 2 को मारना आसान हो जाएगा। इसमें कायला को कुछ मिनट नहीं लगे। उसने पहले राक्षस को पहले मिनट में ही खत्म कर दिया था और उसके बाद उसने 2 अन्य ग्रिम राक्षसों को भी मार डाला और अगले 5 मिनट में ही मर गई। इसमें कम समय लगता यदि अंतिम राक्षस ने भागने का निर्णय न लिया होता। इन 3 ग्रिम राक्षसों को मारने के बाद आपको मिड 1 स्टार सिल्वर एलीट को मारने में कोई समस्या नहीं होगी, मैंने जंगल से बाहर आते हुए कहा। ये ग्रिम राक्षस इनिशियल 1 स्टार सिल्वर एलीट हो सकते हैं, लेकिन उनकी रक्षात्मक शक्ति और प्राकृतिक ताकत उन्हें इनिशियल ग्रेड में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। इसलिए अब उनका मारा जाना अकेले मिड 1 स्टार सिल्वर एलीट को मारने के बराबर हो गया है। यहाँ मैंने कहा और कायला द्वारा मारे गए ग्रिम राक्षसों की कटाई समाप्त करने के बाद मैंने ग्रिम राक्षस भंडारण को उसकी ओर फेंक दिया। कायला ने ग्रिम राक्षस के भंडार को पकड़ लिया और कुछ सेकंड बाद ग्रे क्रिस्टल उसके हाथ में दिखाई दिया। ये काफी बड़ा है, उसने ग्रे क्रिस्टल का आकार देखकर फुसफुसाते हुए कहा। मैं उसकी बातों पर सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। सभी क्रिस्टलों में से हमें ये सबसे बड़ा मिला। इसके अंदर मूल पानी को देखते हुए ग्रे क्रिस्टल के अंदर कम से कम 30 बूंदें होनी चाहिए। कायला ने काफी देखने के बाद मुझे ग्रिम राक्षसों और क्रिस्टल का भंडारण सौंप दिया। जब उसने मुझे क्रिस्टल वापस सौंप दिया तो खुशी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। यदि हमारा अनुमान गलत नहीं है तो इस क्रिस्टल में मूल जल की लगभग 30 बूंदें थीं, जो कि अब तक मिले सबसे बड़े क्रिस्टल से लगभग दोगुनी थी। चलो उन तीनों की ओर चलते हैं, उन्हें जल्द ही अपनी लड़ाई समाप्त कर लेनी चाहिए, कायला ने कहा और हम अपने साथियों की ओर चल पड़े। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही मुझे लगा कि ग्रिम राक्षसों का एक दल हमारी ओर आ रहा है। मुझे लगा कि एशलिन इससे निपट लेगी, लेकिन मैंने रुककर कायला से पूछा, जो आगामी टीम से लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो गई। टीम मजबूत है, जिसमें 2 सिल्वर एलीट और 5 ऐसे लोग हैं जिनके पास श्वेत अभिजात वर्ग पर शक्ति है। फ्री वेब नॉवल कॉम। हालांकि कायला चली गई, फिर भी मुझे लगा कि अगर लड़ाई के दौरान कुछ हुआ तो एशलिन उसकी रक्षा करेगी। वह 7 विरोधियों से लड़ेगी, भले ही उसके पास एक ही हमले में 5 राक्षसों को मारने की शक्ति है, लेकिन वह उससे नहीं निपट रही है। फिर वहां सिल्वर एलीट भी हैं और उनके शामिल होने से कुछ भी हो सकता है। समय बीतता गया और मैंने अपने 3 साथियों को सिल्वर एलीट से लड़ते देखा और 10 मिनट बीत जाने के बाद वे अपने लगातार हमलों से उसे गंभीर रूप से घायल करने के बाद अंततः सिल्वर एलीट को मारने में सफल रहे। कायला कहाँ है? एलेक्स ने मुझे जंगल से बाहर आते देख पूछा। वह राक्षसों से निपट रही है, वह जल्द ही आ जाएगी। मैंने कहा कि कायला ने पहले ही सिल्वर एलीट के नीचे 2 राक्षसों और 1 सिल्वर एलीट को मार दिया है। वह जल्द ही 5 राक्षसों को खत्म करने में सक्षम होगी। अब जब एक सिल्वर एलीट मर चुका है तो एक और सिल्वर एलीट को मार देगा और शेष समस्या उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। क्या इसका मतलब यह है कि हम टीम लीडर से पहले समाप्त हो गए हैं? स्टीफन ने उत्साह से पूछा। ये सुनकर अन्य लोगों की आंखें भी चमकने लगी कि हमारे मुकाबलों के दौरान आमतौर पर मैं पहले समाप्त होता हूं, उसके बाद कायला उन तीनों से पहले। कभी कभी व्यवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। ऐसा केवल 3 बार हुआ है, जबकि हमने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं। उसने आप लोगों से काफी पहले ही अपनी लड़ाई समाप्त कर ली थी। वह वर्तमान में ग्रिम राक्षसों की दूसरी टीम से लड़ रही है। मैंने कहा। यह सुनकर उनके तीनों चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी निराशा मिली हो। आप लोगों ने अच्छा किया। अगर आप इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो आपको सिल्वर एलीट बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैंने कहा। ऐसा लगा कि उनका मूड तुरंत सुधर गया और उनकी आंखें फिर से उम्मीद से भर गईं। समय बीतता गया और जल्द ही कायला अपने चेहरे पर एक खुश मुस्कान के साथ लौट आए। उसने अकेले ही 8 ग्रिम राक्षसों की टीम को खत्म कर दिया था और उसे ऐसा करने में केवल 15 मिनट लगे थे, जो कि 3 सिल्वर एलीट को मारने में लगे 1.5 घंटे की तुलना में बहुत कम था। हमने अभी जो लड़ाइयां लड़ी हैं वे कठिन थीं, लेकिन शाम ढलते ही हमें और भी कठिन लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा, कायला ने टीम से कहा।
हमें किसी भी ग्रिम राक्षस के सामने आने पर सावधान रहने के लिए तैयार रहना होगा और सुधार करते रहना होगा, तभी हम न केवल इस खामोश युद्ध से बच पाएंगे बल्कि इसमें कामयाब भी होंगे। उद्धरण चिन्ह। काइला ने टीम को प्रेरित करते हुए कहा, चिंता मत करो काइला, हम सुधार करते रहेंगे और ग्रिम राक्षस से ओरिजिन जल लूटते रहेंगे, ये स्वयं उसे खोजने से कहीं अधिक आसान है। एलेक्स ने कहा। यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हमें ग्रिम राक्षस से अधिक मूल जल मिल रहा है, तथा ये भी न भूले कि बहुत सारे भंडार ऐसे हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं खोला है। समय बीतता गया और दोपहर हो गई और इस बीच जो कुछ हुआ वह पूरी तरह से अराजकता थी। दोपहर के बाद से हमें हर जगह लड़ाई की आवाजें सुनाई देने लगी और अगली लड़ाई शुरू होने से पहले हमें मुश्किल से 10 मिनट का आराम मिला। दोपहर से ही जंगल में लोगों की अचानक भीड़ उमड़ पड़ी थी, यहाँ तक कि शिकार क्षेत्र के गहरे हिस्से में स्थित क्रिम्सन झील भी ग्रिम राक्षसों से भरने लगी थी। वहां केवल ग्रिम राक्षस ही नहीं थे, बल्कि उनके साथ अनेक मानव भी थे। जब से हम क्रिम्सन झील में प्रवेश कर चुके थे, एक दिन से अधिक समय तक हमने साथी मनुष्यों की केवल 2 टीमों का सामना किया था, लेकिन दोपहर के बाद से हमने 15 का सामना किया है। और इस टीम के बारे में सबसे अजीब बात मानव प्रतिभागियों की उम्र है। ग्रिम युद्ध क्षेत्र युवा लोगों का स्थान है। यहाँ मैं शायद ही कभी 25 वर्ष से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति से मिला हूँ, लेकिन अच्छे समय के बाद से मैं सभी उम्र के लोगों से मिला हूँ। वहाँ केवल 20 वर्ष की आयु के लोग ही नहीं थे, बल्कि वहाँ 30, 40, 50 और यहाँ तक कि 60 वर्ष की आयु के लोग भी थे, जिन्हें देखकर हम सभी अत्यंत स्तब्ध रह गए। उच्च अधिकारियों ने तो ओरिजिन वाटर की प्रतियोगिता के लिए बूढ़े लोगों को भी बुलाया था। ये तो बिल्कुल पागलपन है। और ये लोग बिल्कुल पागल हैं, विशेष रूप से वृद्ध लोग। कुछ लोग सावधानी से लड़ रहे थे जबकि अन्य पागल हो गए थे। मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसने खुद को चट्टान की परत से ढक लिया था, उसके अगले हिस्से पर कड़वा ग्रिम राक्षस था, और एक बूढ़ी औरत जिसने अपने टोटेम आर्टिफैक्ट के रूप में बुनाई की सुई रखी थी, उसने ग्रिम राक्षस की दोनों आंखों को छेद दिया था। ऐसे दृश्य देखकर मैं इतना कांप उठा कि मैंने निर्णय कर लिया कि मैं कुछ पागल बूढ़े लोगों से लड़ने की अपेक्षा किसी शक्तिशाली ग्रिम राक्षस से लड़ना पसंद करूंगा। यार, यहाँ बहुत से बूढ़े लोग मूल जल के लिए आए हैं, एलेक्स ने हमारे आगे चल रहे एक अन्य दल को देखकर कहा, जिसका नेतृत्व एक बूढ़े व्यक्ति कर रहे थे। उस बूढ़े व्यक्ति और उसके दल ने हमसे आगे चलने से पहले हमें देखकर हाथ भी हिलाया। उन्हें घर पर ही रहना चाहिए और अपने जीवन के अंतिम वर्षों का आनंद लेना चाहिए, फिर वे इस खतरनाक युद्ध क्षेत्र में क्यों आए? रोनी ने कहा। दोपहर से ही यह युद्ध क्षेत्र बहुत खतरनाक हो गया था। 3 स्थानों पर मानव हड्डियां बिखरी पड़ी थी। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि उन हड्डियों का क्या मतलब है, क्योंकि जिन मनुष्यों की वे हड्डियां थीं, उन्हें ग्रिम राक्षसों ने खा लिया था। वे यहाँ आए हैं, यह उनकी अपनी इच्छा है, उनसे सवाल पूछना हमारा काम नहीं है। कायला ने कहा, केवल गिल्ड के सक्रिय सदस्यों को ही सख्त नियमों का पालन करना होता है और उनके पास इसे अस्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन जो साहसी लोग सेवानिवृत्त हो चुके थे या कभी ग्रिम युद्ध क्षेत्र में नहीं आए थे, उन्हें ग्रिम युद्ध में ओरिजिनल जल जैसी कोई चीज दिखाई देने पर विकल्प दिया गया था। वे इसे स्वीकार कर सकते थे या अस्वीकार कर सकते थे, यह उनकी पसंद थी। जब तक कि यह महत्वपूर्ण युद्ध न हो या मानव पक्ष को वास्तव में सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता न हो, ग्रिम युद्ध क्षेत्र शायद ही कभी लोगों को लड़ने के लिए मजबूर करता है। हम अपने प्रतिद्वंद्वी को चुनने के बाद लड़ाई जारी रखते हैं, लेकिन हमारी रणनीति थोड़ी बदल गई थी। अब जब 48 घंटे खत्म हो गए हैं, तो हम अब ग्रिम राक्षस से लड़ने की तुलना में मूल जल को खोजने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हमें अभी भी उन्हें ढूंढना है क्योंकि वे हर जगह हैं। अचानक मुझे कुछ समझ में आया। यह ओल्डमैन की एक टीम है जिसे हमने कुछ समय पहले देखा था। वे एक बहुत ही कठिन प्रतिद्वंद्वी से भिड़े हैं। ये 6 सिल्वर एलीट की एक टीम है जिसका नेता पीक 1 स्टार एलीट है। बूढ़े लोग बमुश्किल इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। ये स्पष्ट है कि अगर उन्हें मदद नहीं मिली तो बूढ़े लोगों की टीम ग्रिम राक्षसों के हाथों मर जाएगी। चलो जल्दी चलते हैं, कुछ लोग मुसीबत में हैं, मैंने कहा, और टीम बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पीछे चल दी। आज ये पहली बार नहीं है कि हम कुछ इंसानों को बचा रहे हैं, हम पहले ही 2 टीमों को लगभग मरने से बचा चुके हैं। हम तेजी से आगे बढ़े और 2 मिनट के भीतर हम बूढ़ों की टीम के पास पहुंच गए जो ग्रिम राक्षसों के खिलाफ हताश होकर लड़ रहे थे। हमें ज्यादा बात नहीं करनी पड़ी, मैं नेता की ओर बढ़ रहा था। कायला और अन्य लोगों ने भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को चुन लिया था और हमारी सबसे तेज गति से उनकी ओर बढ़ रहे थे। हमारी टीम को आते देख बूढ़ों और ग्रिम राक्षस के चेहरों पर आश्चर्य झलक रहा था, लेकिन उन आश्चर्यों में भावना पूरी तरह से अलग थी।
ग्रिम राक्षस ये देखकर बहुत क्रोधित थे कि उनका अच्छा शिकार बर्बाद हो गया, जबकि मनुष्य ये देखकर खुश थे कि कोई तो उन्हें बचाने आया था। झनकार, दादाजी ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप आराम कीजिए, मैंने कहा और बूढ़े आदमी के सामने आ गया तथा उसे ग्रिम राक्षसों के हमले से बचाया, साथ ही उसके लिए एक औषधि की बोतल भी नहीं भूला। बूढ़े आदमी की हालत वास्तव में खराब है, उसके शरीर पर जगह जगह गंभीर घाव हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां कोई घाव न हो। ये बूढ़ा आदमी कुछ समय पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच गया था, वह केवल विशुद्ध इच्छा शक्ति के माध्यम से ग्रिम राक्षस के खिलाफ लड़ रहा था। ओल्ड मैन ने सिर हिलाया और औषधि की बोतल पकड़ी तथा लड़ाई से दूर चला गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आने के बाद पुराने मनुष्य जीवित बच जाएंगे? नहीं, वे नहीं बचेंगे, वे अभी भी मरेंगे और तुम भी उनके साथ मर जाओगे क्योंकि तुम इतने मूर्ख थे कि नायक बनने के लिए आए। ग्रिम राक्षस ने कहा और हमला कर दिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। ये ग्रिम राक्षस शक्तिशाली है, लेकिन इतना भी नहीं, ये 1 स्टार एलीट के शिखर पर है, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये पहले पीक 1 स्टार सिल्वर एलीट से भी थोड़ा कमजोर है, जिसके साथ मैंने लड़ाई की थी। मुझे इससे निपटने में कोई समस्या नहीं होगी और यदि मैं अपने भंवर कवच को बुला लूं तो इसे 1 मिनट में भी समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। प्रत्येक लड़ाई मुझे अनुभव देती है और जब तक मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होती, मैं अपने भंवर कवच को नहीं बुलाऊंगा। इसलिए इस लड़ाई में मुझे इन राक्षसों को खत्म करने में लगभग 10 मिनट लगेंगे, जब तक कि इसमें रहस्यवादी विधि न हो। अगर इसमें ऐसा होता तो मैं गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रहस्यवादी विधि है। अगर ऐसा होता तो मुझे इसके बारे में अजीब एहसास होता, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने दोपहर से अब तक 4 पीक 1 स्टार एलिट से लड़ाई की है और कोई भी ग्रिम राक्षस मेरे पास नहीं आया। पहले तो यह एक अजीब एहसास था, लेकिन मैं अभी भी उनके खिलाफ लड़ाई में बहुत सतर्क था। कुछ रहस्यवादी विधियां इतनी अजीब हो सकती हैं कि वे मेरी इंद्रियों को अवरुद्ध कर सकती हैं। यही कारण है कि अपनी इंद्रियों पर बहुत अधिक निर्भर होने के बावजूद मैं नए प्रतिद्वंद्वी से लड़ते समय सतर्कता का स्तर बनाए रखता हूं। लड़ाई जारी रही और जल्द ही 10 मिनट बीत गए और अब मैं आसानी से इस राक्षस को मार सकता था। मुझे बस अपनी तलवार हिलानी थी और यह ग्रिम राक्षस मर जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे किसी भी साथी ने लड़ाई पूरी नहीं की थी और अगर मैंने इसे जल्दी खत्म कर दिया होता तो मुझे ओल्ड मैन से बात करनी पड़ती। ये बहुत अजीब होगा। मेरे दादा दादी नहीं हैं, मेरे पिता अनाथ हैं और उन्होंने अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं किया, जबकि मेरी माँ की माँ का निधन किशोरावस्था में ही हो गया था, जिसके बारे में मेरी माँ ज्यादा बात नहीं करती थी। बूढ़े लोगों के साथ मेरा संपर्क बहुत कम था और जब मैं उनके साथ होता तो मुझे हमेशा थोड़ी असहजता महसूस होती। इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इस ग्रिम राक्षस का मनोरंजन करने का फैसला किया। जैसे ही वे लड़ना समाप्त करेंगे, मैं इन राक्षसों को भी मार दूंगा। 1 मिनट बाद काइला ने 2 ग्रिम राक्षसों को मारना समाप्त कर दिया और उन 2 ग्रिम राक्षसों को मारने में मदद की जो बूढ़े लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। अब केवल एलेक्स और अन्य 2 और मैं ही बचे थे। freewebandsigmawell.com। लड़ते समय मैंने अपनी इंद्रियों को सक्रिय रखा और ओल्ड मैन को कायला के साथ बातचीत करते हुए देखा तथा वह सही तौर पर उनसे बात कर रही थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वह थोड़ी असहजता महसूस कर रही थी। पुछ, अंततः मेरे 3 साथियों ने उन ग्रिम राक्षसों को मार दिया जिनके खिलाफ वे लड़ रहे थे, और ये देखकर कि मैंने उन ग्रिम राक्षसों को मार दिया जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा था। हमें बचाने के लिए युवाओं, आपका धन्यवाद। ओल्ड मैन के नेता ने कहा। उनके इस ओल्ड पीपल टीम में 5 लोग हैं, 3 पुरुष हैं जबकि 2 महिलाएं हैं, बिल्कुल हमारी टीम की तरह। कोई चिंता की बात नहीं है दादाजी, हमें यही करना चाहिए, एलेक्स ने कहा। बातचीत करने में सबसे अच्छा व्यक्ति निश्चित रूप से एलेक्स है और उसका चेहरा बहुत ही आकर्षक था, इसलिए अन्य लोग उससे आसानी से बात कर लेते थे, जबकि कायला के आसपास के लोग हमारे और मेरे आसपास थोड़ा गंभीर रहते थे। वैसे दादाजी, आप इतने बूढ़े हो गए हैं, आप खतरनाक युद्ध के मैदान में क्यों आए? आप लोग घर पर आराम करें और अपने बुढ़ापे का आनंद लें और लड़ाई हम युवाओं पर छोड़ दें, एलेक्स ने कहा। ये सुनकर कि मैं अपने सिर पर हथेली से मारना चाहता था, न केवल मैं बल्कि कायला और अन्य लोग भी लगभग ऐसा ही करने वाले थे। एलेक्स ने जो सवाल पूछा वह बहुत सीधा था। अन्य लोग आसानी से इसका गलत अर्थ निकाल सकते थे और बुरा मान सकते थे। ठीक है युवा महिला, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम और अधिक जीना चाहते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मुझे राहत मिली जब मैंने देखा कि बूढ़े लोगों ने एलेक्स की बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अधिक जिएं।
एलेक्स ने पूछा। वह स्पष्ट रूप से इस बात से भ्रमित था कि वृद्ध लोग अधिक जीना चाहते हैं। क्या उन्होंने पर्याप्त जीवन नहीं जिया है? हम सभी यहाँ 70 से ऊपर की उम्र के हैं और हमने जीवन का भरपूर आनंद लिया है तथा सभी मौसमों का अनुभव किया है, लेकिन हम और अधिक अनुभव करना चाहते हैं। हमारी उम्र के अनुसार यदि हम भाग्यशाली रहे तो हम 1 या 2 दशक तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम इससे अधिक जीना चाहते हैं और इसके लिए एक ही विकल्प है, भगवान के स्तर तक पहुंचना। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। ये सर्वविदित है कि भगवान स्तर पर एक स्तर ऊपर जाने के बाद उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने सुना है, भगवान स्तर पर लोग 200 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। एलेक्स ने जवाब दिया, तुम लोगों के सपने बड़े हैं। अगर तुम लोग ओरिजिन वाटर को खोजने में सफल हो जाते तो वे सच हो सकते थे। वह समझ गई थी कि उनका बूढ़ा आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था। वे सभी पहले से ही मार्शल चरण के शिखर पर हैं और यह उनकी सीमा है। अगर वे आगे जाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाना होगा, और इसके लिए पानी सबसे अच्छी चीज है। जब तक उन्हें मूल जल की कुछ बूंदें मिलती रहेंगी, उनकी प्रतिभा इतनी बढ़ जाएगी कि वे अंतिम कदम उठा सकेंगे और भगवान चरण में प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन मूल जल को ढूंढना कितना कठिन है। अगर वे 5 लोगों के लायक मूल जल ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। ठीक है दादाजी और दादियों, हम आपको मूल जल खोजने के लिए शुभकामनाएं देते हैं, एलेक्स ने कहा। और जब हम जाने लगे तो उसने हाथ हिलाया। उन्होंने हमारी ओर हाथ हिलाकर अपनी जान बचाने के लिए हमें फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उन बूढ़े लोगों की महत्वाकांक्षा बहुत थी, स्टीफन ने कहा जब हम उस क्षेत्र से चले गए जहां बूढ़े लोग थे। यह महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि मानव स्वभाव है, कायला ने गंभीर स्वर में कहा। हर कोई अधिक जीने की इच्छा रखता है और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। मैं उच्च स्तर तक पहुंचकर लंबा जीवन नहीं जीना चाहता था। जैसा कि कायला ने कहा, अधिक जीने की चाहत मानव स्वभाव है। रुको, क्या तुम लोगों को इसकी गंध आ रही है? मैंने प्रसन्नता से भरी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही मैंने अपनी नाक से सूंघा, परिपक्वता अवधि शुरू हुए 1 घंटा हो गया था और हम एक भी क्रिस्टल नहीं ढूंढ पाए हैं। हमारे समूह की तुलना में एशलिन को पहले ही एक क्रिस्टल मिल चुका था। हालांकि वह क्रिस्टल बहुत छोटा था और उसके अंदर मुश्किल से ओरिजिन जल की 4 बूंदें समाहित थीं। नहीं, हमें कोई गंध नहीं आ रही है, एलेक्स ने सूंघते हुए कहा और अपना सिर हिलाया। अन्य लोगों ने भी कई बार हवा सूंघने के बाद ऐसा ही किया। मुझे यकीन है यह ओरिजिन वाटर की गंध है, मैंने कहा और सूंघना जारी रखा और उस जगह की ओर बढ़ गया जहां मुझे ओरिजिन वाटर की सबसे घनी खुशबू आ रही थी। मैंने जल्द ही वह जगह ढूंढ ली और खुदाई शुरू कर दी। मेरे साथियों ने भी उत्साहपूर्वक मेरी मदद करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम यहाँ हैं, और जितना अधिक हमारे पास होगा उतना ही बेहतर होगा, विशेष रूप से मेरे लिए जिसे टोटेम आर्टिफैक्ट के निर्माण के लिए हजारों बूंदों के मूल जल की आवश्यकता है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा है, रोनी ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसने कायला को ग्रे क्रिस्टल को जमीन से निकालते देखा था। यह उससे भी बड़ा है जो हमें पहले राक्षसों से मिला था, एलेक्स ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। ये ग्रे क्रिस्टल काफी बड़ा है, लगभग मुट्ठी के आकार का। इसमें कम से कम 40-45 मैना क्रिस्टल होने चाहिए। ये बहुत अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि हम रात भर में उनमें से कई पालेंगे। यह अच्छी बात है कि तुम लोगों को मूल जल मिल गया है, अब इसे सौंप दो और भाग जाओ, कर्कश आवाज ने कहा। मेरे अलावा हर कोई उन्हें देखकर आश्चर्यचकित है। मैंने पहले ही उन्हें हमारी ओर आते हुए देख लिया था। उनकी टीम में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी संवेदी क्षमताएं अच्छी हैं, लेकिन वह व्यक्ति मुझसे उतना अच्छा नहीं है। भाग जाओ, इससे पहले कि हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ दें और तुम्हें मरा हुआ छोड़ दें, एलेक्स ने उसे हिलाते हुए, जिसमें बड़ा ओरिजिन क्रिस्टल था। लोगों ने उसकी चेतावनी नहीं सुनी क्योंकि उनकी आंखें उसके अंदर के ओरिजिन क्रिस्टल पर चिपकी हुई थीं। चाहे हम कहीं भी जाएं या किसी भी हालत में हो, हमें हमेशा कुछ सड़े हुए फल मिलेंगे। मैंने आह भरते हुए सोचा, जो लोग लूटने के इरादे से हमारे पास आए थे वे मनुष्य थे, ग्रिम राक्षस नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें ऐसे सड़े हुए फल उस जगह मिलेंगे जहां हम ग्रिम राक्षस के खिलाफ नस्लीय युद्ध लड़ रहे हैं, और ये सड़े हुए बदमाश अभी भी अपने रिश्तेदारों को लूटने का इरादा रखते हैं। कुतिया, जल्दी से उस मूल क्रिस्टल को सौंप दो, अन्यथा तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, नेता ने कहा। वह एक चौकोर चेहरे वाला युवक था और उसकी आंखें तिरछी थीं, जिससे उसका अन्यथा सुंदर चेहरा काफी अजीब लग रहा था। तुमने मुझे क्या कहा? तुमने मुझे क्या कहा? मुझे फिर से वही कहो और मैं तुम्हारे शरीर की हर हड्डी को कुचल दूंगा और तुम्हें इस जंगल में नंगा छोड़ दूंगा, एलेक्स गुस्से से दहाड़ा।
मैं उसके गुस्से से काफी हैरान हूँ। एलेक्स का व्यक्तित्व काफी सहज और जीवंत स्वभाव का था। इन 2 दिनों में मैंने उसे इतना क्रोधित कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि इन बदमाशों ने उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। एलेक्स के क्रोध के विस्फोट से युवक की तिरछी आंखें ढक गईं, लेकिन जल्द ही उसने अपना संयम वापस पा लिया और उसके हाथ में ग्रे क्रिस्टल को और अधिक लालच से देखने लगा। कुतिया, मैंने तुम्हें कुतिया कहा था, क्या करोगे? तिरछी आंखों वाले युवक ने गुस्से से कहा। एलेक्स की ऊंची आवाज ने उसे डरा दिया था, जिससे उसका अहंकार आहत हुआ था और अब वह शर्म से क्रोधित हो गया था और उसके प्रति थोड़ी हत्या की मंशा भी दिखा रहा था। एलेक्स ने मेरी ओर देखा और मेरा उदासीन रवैया देखकर वह कायला की ओर मुड़ी। कायला, मुझे इसके गुर्गों से निपटने में मदद करो, जबकि मैं स्टीफन और रोनी के साथ मिलकर इस लड़के को सबक सिखाती हूँ, एलेक्स ने कहा। उसने क्रिस्टल मेरी ओर फेंका और उस तिरछी आंखों वाले आदमी की ओर चली गई। सुप सुप सुप। आह। जब एलेक्स और अन्य 2 लोग स्क्विंटी आई की ओर बढ़ रहे थे, तब कायला ने एक त्वरित लंबी दूरी का हमला किया और स्क्विंटी आई के सभी साथियों को घायल कर दिया। एक कदम और आगे बढ़ो और कोई मामूली चोट नहीं लगेगी, लेकिन तुम्हारे अंग जमीन से गिर जाएंगे, कायला ने चेतावनी दी। उसकी चेतावनी ने न केवल तिरछी आंखों वाले लड़के के साथियों को हिला दिया, बल्कि तिरछी आंखों वाला लड़का भी हिल गया, क्योंकि वह सचमुच कांपने लगा। इस बार उसे एहसास हुआ कि उसने गलत किस्म के लोगों को लूटने का फैसला करके मुसीबत खड़ी कर दी है। इन तिरछी आंखों वाले लोगों की टीम औसत शक्ति वाली है। उसके पास इनिशियल 1 स्टार सिल्वर एलीट की शक्ति थी, जबकि उसकी टीम के पास एलेक्स और अन्य के बराबर शक्ति थी। ये शक्ति कल क्रिम्सन क्षेत्र में आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन आज ये पूरी तरह से अपर्याप्त है। वे अपनी ताकत के साथ इतने खतरनाक इलाके में जीवित रहने में सक्षम थे। इसका कारण संभवतः उनके पास मौजूद सेंसर था। एक बेहतरीन सेंसर ने बहुत सी चीजों को आसान बना दिया और बहुत से दुश्मनों से बचने में मदद की। जल्द ही एलेक्स और अन्य लोगों ने तिरछी आंखों वाले लड़के पर हमला कर दिया और उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उस तिरछी आंखों वाले लड़के को स्पष्ट रूप से कायला की शक्ति ने ढक लिया था, और अगर एलेक्स ने उससे माफी मांगने के लिए कहा होता तो वह माफी मांग लेता, लेकिन एलेक्स गाली गलौज से बहुत नाराज लग रही थी और उसे अपने हाथों से पीटना चाहती थी। यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता, विशेषकर तब जब कोई मेरी हत्या करने की मंशा दिखाता, चाहे वह कितनी भी मामूली क्यों न हो। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। उनकी लड़ाई शुरू हो गई और वे देर सुबह से ही स्थिर होकर लड़ रहे थे। उनमें से 3 ने 5 सिल्वर एलिटों से लड़ाई की है। वे इससे लड़ने के लिए काफी अभ्यस्त हो गए हैं और उनकी टीम वर्क के साथ एक प्रारंभिक सिल्वर एलिट को हराना उनके लिए कोई समस्या नहीं है। धप। तिरछी आंखों वाला आदमी अंततः जमीन पर गिर पड़ा। इस आदमी में लड़ने की अद्भुत प्रतिभा थी, इसलिए उसे हराने में लगभग 30 मिनट में से 3 मिनट लग गए। तुमने मुझे पहले कुतिया कहा था, अब मैं तुम्हें फिर से मुझे कुतिया कहने की चुनौती देता हूं, एलेक्स ने गुस्से में कहा और तिरछी आंखों वाले लड़के के पैरों पर इतनी जोर से रौंदा कि उसकी हड्डी टूटने से चटकने की आवाज सुनाई दी। क्रैक क्रैक क्रैक। मुझे फिर से कुतिया कहो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, एलेक्स ने फिर दोहराया। स्क्विंटी आंख के पैरों पर रौंद दिया। वह उस आदमी के शरीर पर रुकती रही और उसकी हड्डी तोड़ती रही, जिससे पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। मैं अकेली नहीं हूं। एलेक्स का ये हिंसक व्यवहार देखकर रोनी और स्टीफन की भी पीठ पसीने से तर हो गई थी। क्या सभी लड़कियां इतनी पागल होती हैं? मैंने पूछा। कभी कभी रेचल भी इसी तरह से व्यवहार करती थी, हालांकि वह हिंसक नहीं होती थी, फिर भी जब भी वह उस नज़र से मेरी ओर देखती तो मुझे अपने शरीर से ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस होता था। ये बहुत हो गया एलेक्स, उसने अपना सबक सीख लिया है। एलेक्स द्वारा उस बेचारे के शरीर की लगभग सभी हड्डियां तोड़ दिए जाने के बाद कायला ने एलेक्स को रोक दिया। ये देखकर मुझे राहत महसूस हुई, क्योंकि मैं उसे कुछ समय के लिए रोकना चाहता था, लेकिन एलेक्स की आंखों में जो डरावनी नजर थी, उसे देखने की हिम्मत नहीं हुई। क्या तुम लोगों ने हमसे पहले किसी को लूटा है? एलेक्स ने तुरंत पूछा। इन लोगों ने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। कहा नहीं, उन्होंने देखा है कि एलेक्स किस तरह का आतंक है, और जब भी वे अपने नेता के शरीर को देखते हैं तो वे कांप उठते हैं। उनका नेता मरते हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा है, उसके शरीर की लगभग हर हड्डी टूट चुकी है। एलेक्स ने उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं छोड़ा और उसने अपनी मुट्ठी से उसकी नाक तोड़ दी। नहीं नहीं, हमने नहीं किया, तुम लोग पहले हो जिन्हें हमने लूटने की कोशिश की है, तिरछी आंखों वाले लड़के के साथियों ने कांपते हुए कहा। इस बार मैं आप लोगों को ये छोटा सा सबक देकर जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं फिर से किसी को लूटते हुए पकड़ा गया तो मैं इतना अच्छा नहीं रहूंगा जितना अब हूं, एलेक्स ने चेतावनी दी।
हम उन्हें चेतावनी देने के बाद वहां ज्यादा देर तक नहीं रुके और अपना शिकार जारी रखा। लड़ाई हर जगह चल रही है, हमें सिर्फ प्रतिद्वंद्वी का चयन करना है और उनकी ओर बढ़ना है। ये खरीदारी की तरह है जहां आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं, आपको एक चुनना है और उसके साथ चलना है। यहाँ भी ऐसा ही है, हर जगह ग्रिम राक्षस हैं और हमने केवल उन लोगों के खिलाफ लड़ना चुना जो हमें चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि वही हैं जो हमें बेहतर बनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अचानक मैं रुक गया और अपनी गर्दन को अपने साथियों की ओर झुकाया और अपनी उंगली होठों पर रख ली। यह उनके लिए एक संकेत है कि वे बिल्कुल चुप रहें और हिलें नहीं। मैंने इस संकेत का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया है, यानी 3 घंटे पहले। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और अपनी पीठ से टपकते ठंडे पसीने को महसूस करता हूं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि मैं पूरी तरह से उस डरावने ग्रिम राक्षस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं जो मेरी सीमा में प्रवेश कर चुका है। मैंने अपनी आंखें खोली और अपनी टीम को मेरी दिशा में चलने का इशारा किया, और मैं सावधानी और बिना शोर के कदमों से पश्चिम की ओर चलने लगा। हम 5 मिनट से अधिक समय तक इसी तरह चलते रहे, फिर हम रुक गए और अंततः अपने शरीर में जमा हुए पसीने को सुखाया। वह ग्रिम राक्षस बहुत शक्तिशाली था, पिछले शक्तिशाली ग्रिम राक्षस से भी अधिक शक्तिशाली जिसका हमने सामना किया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ग्रिम राक्षस भी 2 सितारा सिल्वर एलीट होना चाहिए, लेकिन कम से कम पीक 1 पर। मैंने महसूस किया था कि पिछली बार जो मैंने देखा था उसकी युद्ध शक्ति इस बार की तुलना में काफी कम थी, लेकिन फिर भी यह 2 स्टार एलीट था जिसके खिलाफ लड़ने की ताकत मेरे पास थी। क्या ये चला गया? कायला ने पूछा। इस पर मैंने सिर हिलाया और थके हुए पेड़ से पीठ टिका ली। मैं 2 रातों से सोया नहीं हूं और ये तीसरी रात होगी। 2 दिनों से अधिक समय से मुझे 1 मिनट भी आराम नहीं मिला है और मैं हमेशा सतर्क रहता था। ये सब चीजें मुझे इतना थका रही हैं कि मैं बस जमीन पर लेटकर सोना चाहता हूं, और अगर मैं जमीन पर लेटकर आराम करूं तो मुझे 1 मिनट में ही नींद आ जाएगी। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी बहुत थके हुए हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये हमारा मिशन है, हमें बस अपने दांतों को पीसना है और दुनिया में सभी नींद महसूस करने के बावजूद जारी रखना है। वैसे मूल पानी का प्रोत्साहन भी है, और इसके लिए हम तब भी जारी रहेंगे जब ये गिल्ड से अनिवार्य मिशन नहीं था। हमने कुछ मिनट आराम किया और मेरे द्वारा चुने गए ग्रिम राक्षसों की टीम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह इस पूरी तरह से तबाही में हमने 6 घंटे और गुजार दिए। हमने पागलों की तरह लड़ाई की और सैकड़ों ग्रिम राक्षसों को मार डाला और उनसे लाखों मैना क्रिस्टल प्राप्त किए, लेकिन ये हमारी बड़ी फसल नहीं थी। हमारी बड़ी फसल 3 मूलजल क्रिस्टल थे जो हमने पिछले 6 घंटों में पाए हैं। यदि हम उस बड़े क्रिस्टल को जोड़ दें जो हमें शाम की शुरुआत में मिला था, तो हमें कुल 4 मूलजल क्रिस्टल मिले हैं, जो कि एक अद्भुत फसल है। अगर अन्य लोग इसे जान लें तो वे वास्तव में ईर्ष्या करेंगे। एशलिन को भी ओरिजिन जल क्रिस्टल मिल गया था और उसकी संख्या 5 ओरिजिन जल क्रिस्टल तक पहुंच गई, जिससे मेरी युद्ध शक्ति 1 स्टार अभिजात वर्ग के शिखर पर पहुंच गई। शाम को अगर मुझे पता होता कि एशलिन को 5 ओरिजिनल वाटर क्रिस्टल मिलेंगे, तो मुझे लगता कि मेरी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से 2 स्टार सिल्वर एलीट के बराबर हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं केवल 1 स्टार सिल्वर एलीट के शिखर तक ही पहुंच पाया हूं, और मेरी कम प्रगति का कारण यह है कि एशलिन द्वारा मुझमें छोड़ी जा रही कायाकल्प ऊर्जा ने मेरे शरीर पर अपनी प्रभावशीलता खोना शुरू कर दिया है। यहां तक कि एशलिन ने भी उनमें रुचि खोना शुरू कर दिया। ग्रेड मूल जल का निचला ग्रेड है। अगर हम ब्लैक पा सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि एक बूंद मुझे 2 सितारा अभिजात वर्ग तक पहुंचा देगी। जैसा कि मैंने एशलिन के माध्यम से मूल जल का अनुभव किया है, मैंने देखा कि मूल जल ने न केवल मेरी युद्ध शक्ति बल्कि मेरी प्रतिभा को भी बढ़ाया है। मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे एशलिन अधिक से अधिक मूल जल पीती गई, मैंने स्पष्ट रूप से परिवर्तन महसूस किया। अब मेरे लिए अपने शरीर के माध्यम से ऊर्जा को प्रसारित करना और उसे बाहर बुलाना काफी आसान हो गया है, और इसके कारण मेरे भंवर कवच का बुलाने का समय 1 सेकंड तक कम हो गया है। अब केवल 2 घंटे बचे थे। 2 घंटे के बाद हम मध्य क्षेत्र की ओर अपनी वापसी यात्रा शुरू कर सकते थे और वह आवश्यक नींद ले सकते थे जिसका मैं पूरी रात सपना देख रहा था। भगवान, मैं कभी इतनी जागृत नहीं रही, एलेक्स ने कहा जब उसने ग्रिम राक्षस से मैना क्रिस्टल इकट्ठा किया जिसे उसने मार दिया था। उसने ऐसा कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। हर कोई थका हुआ था और बात करने के मूड में नहीं था। केवल एलेक्सी थी जिसके पास बात करने के लिए ऊर्जा या मूड था। जब मैं अंततः अपने अपार्टमेंट में जाऊंगी तो मैं पूरे दिन सोऊंगी, उसने कहा, लेकिन पिछली बार की तरह किसी ने जवाब नहीं दिया।
मैं अपने आसपास के क्षेत्र को महसूस करने में व्यस्त हूँ। इस जंगल को छोड़ने से पहले हम जिस आखिरी ग्रिम मॉन्स्टर टीम से लड़ेंगे उसकी तलाश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह आखिरी लड़ाई ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो, जहां मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़े, ऐसी लड़ाई जो मेरी सीमाओं को पार कर जाए। मुझे लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि मुझे ऐसी टीम मिल गई है। बस यह है कि यह टीम मेरी पिछली चुनौती में मिली टीम से थोड़ी मजबूत है। यहाँ ग्रिम राक्षसों की एक टीम है जो बहुत शक्तिशाली है और अगर हम उनसे लड़ें तो मुझे नहीं पता कि हम उनसे जीत पाएंगे या नहीं, मैंने धीरे से कहा, जिससे सभी के कान खड़े हो गए। पूरी रात के दौरान हमने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी वे चुनौतीपूर्ण थीं, लेकिन जीतने योग्य थीं यदि उन्होंने लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा दी होती। लेकिन इस टीम के खिलाफ, यहां तक कि मुझे भी नहीं पता कि अगर मैं उन ग्रिम राक्षसों से लड़ता हूं तो मैं जीत सकता हूं या नहीं। क्या वे बहुत मजबूत हैं? कायला ने पूछा। अगर हम उनके खिलाफ लड़े तो हम सभी को उनके खिलाफ जीतने का थोड़ा सा भी मौका पाने से पहले अपनी सारी ताकत लगानी होगी, मैंने जवाब दिया। वे कितने हैं? कायला ने बाद में कभी कभी पूछा। 7 हैं। मैं 2 को संभालूंगी, आप 4 को संभालेंगे और एलेक्स, रोनी और स्टीफन 3 को संभालेंगे, मैंने कहा। मुझे पहले से ही पता है कि वे लड़ाई के लिए हाँ कहेंगे। हमने शायद ही कभी ग्रिम राक्षसों की ऐसी टीम देखी है जो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये राक्षस किसी भी ग्रिम राक्षस से अधिक शक्तिशाली हैं जिनसे हमने कभी लड़ाई की है, इसलिए सावधान रहें, मैंने चेतावनी दी। वे सभी गंभीर हो गए और कुछ सेकंड के लिए अपने विचारों में खो गए। हमें असली चुनौतीपूर्ण लड़ाई लड़े हुए कुछ घंटे हो गए हैं। जंगल छोड़ने से पहले उनसे लड़ना अद्भुत होगा, एलेक्स ने कहा। तो क्या हम ग्रिम राक्षसों के इन समूहों से लड़ रहे हैं? मैंने पूछा। मैं जानता हूं कि वे लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनसे ये सुनिश्चित करने को कहा कि वे इस लड़ाई में 100% प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि इस लड़ाई में जान जाने का वास्तविक खतरा है और मैं उनकी सहमति के बिना उन्हें मौत के मुंह में नहीं ले जाना चाहता। बेशक हम ऐसे ग्रिम राक्षसों से लड़ना चाहते हैं, एलेक्स ने जवाब दिया, जबकि कायला और अन्य लोगों ने पुष्टि में सिर हिलाया। चूंकि आप सभी आश्वस्त हैं, तो चलिए, मैंने कहा, और हम ग्रिम राक्षसों की दिशा की ओर बढ़ने लगे। मैंने एश्लिन को भी वापस बुलाया, जो मूल जल की खोज में इधर उधर घूम रही थी। यह एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली है, जिसमें मैं अपनी जान की गारंटी नहीं दे सकता। अपनी टीम की तो बात ही छोड़िए, इसलिए मैंने उसे बुलाया क्योंकि हो सकता है कि किसी को बचाव की जरूरत पड़े। हम तीव्र गति से आगे बढ़े और शीघ्र ही ग्रिम राक्षसों के सामने आ गए। हमें सामने आता देख ग्रिम राक्षस रुक गए। ये ग्रिम राक्षस कॉपर आर्मर्ड राइनोमैन जनजाति से हैं। वे राइनोमैन की तरह दिखते थे, जिन्होंने अपना पूरा शरीर कॉपर आर्मर में लपेटा हुआ था। ग्रिम राक्षसों पर कवच अद्भुत लग रहा था, लेकिन यह न केवल सुंदर है बल्कि इसमें एक भयानक रक्षात्मक क्षमता है कि मुझे भी इसके कवच को भेदने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। फ्रीवेब एंड सिग्मा वेल CM। इन ग्रिम राक्षसों के पास न केवल भयानक रक्षा है बल्कि उनमें सभी राइनोमेन जैसी जन्मजात ताकत भी है, जिससे उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथियों, चूंकि ये मित्र आ चुके हैं, इसलिए इनकी उचित सेवा तब तक करते रहना जब तक ये संतुष्ट न हो जाएं। राइनोमैन के नेता ने बिना समय बर्बाद किए कहा। वे अपने बड़े ब्लेड के साथ हम पर आए। ये ब्लेड 2.5 मीटर लंबे और मेरी छाती से भी चौड़े थे। वे डरावने हथियारों की तरह लग रहे थे, जिनमें किसी भी चीज को 2 टुकड़ों में काटने की शक्ति थी। उन्हें अपनी ओर आते देख मैंने बिना समय बर्बाद किए अपना घूमता हुआ कवच बुलाया। इन ग्रिम राक्षसों में भयानक ताकत है, खासकर वे 2 ग्रिम राक्षस जो 1 सितारा अभिजात वर्ग के पूर्ण शिखर पर पहुंच गए थे। अगर वे उससे आगे चले गए तो वे 2 सितारा चांदी के अभिजात वर्ग बन जाएंगे। टकराना। जैसे ही घूमता हुआ कवच पूरी तरह से मेरे शरीर पर दिखाई दिया, मैंने तुरंत मिनी ब्लास्ट को सक्रिय कर दिया और ऐसा लगा कि मैं उनके बगल में हूं। इससे 2 ग्रिम राक्षसों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन इससे उनकी गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आई। जैसे ही उन्होंने अपनी बड़ी भुजाएं हिलाईं और 2 क्लीवर जैसे ब्लेड मेरी ओर आए, जो मुझे आधे में काटना चाहते थे। मैंने उनकी भयानक शक्ति को महसूस किया था, लेकिन जब मैं उन 2 विशालकाय क्लीवरों को अपनी ओर आते देखता हूं तो मैं अभी भी कांप उठता हूं। मैंने अपने छोटे आकार और बड़े ब्लेड का पूरा फायदा उठाया और चकमा दिया। मैंने दोनों ब्लेडों से बचने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं केवल एक को ही बचा सका क्योंकि दूसरे ग्रिम राक्षस ने अपने ब्लेड की दिशा बदल दी थी और मेरे पास जवाबी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अगले ही पल मेरा सिर हवा में उड़ जाता। झनकार।
पोह पोह पोह। जैसे ही हमारे ब्लेड टकराए, मैंने जवाबी हमला किया। मैंने एक कदम भी पीछे नहीं लिया, बल्कि ढेर सारा खून उगलते हुए जवाबी हमला किया। अगर मैंने हमले की ताकत को महसूस किया होता और तुरंत मिनी ब्लास्ट को सक्रिय किया होता, जिससे मुझे अपने हमले की दिशा बदलने में मदद मिली, तो मैं कई पेड़ों से जोर से टकराता, और यह कई कारणों से बुरा होता। मुझे आकाश में उड़ते देख ग्रिम राक्षस हवा में उड़कर मेरी ओर आया। उस समय तक मैं वहां स्थिर हो चुका था। टकराना। मैंने अपने मुंह से बह रहे खून को साफ करने की परवाह किए बिना फिर से मिनी ब्लास्ट सक्रिय कर दिया। इन राक्षसों ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था। ग्रिम राक्षसों के हमले से तोप के गोले की तरह बहते हुए मुझे काफी समय हो गया था। मुझे अपनी ओर आते देख ग्रिम राक्षसों ने फिर से अपनी तलवार मुझ पर घुमाई। पहले उनकी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के बाद मैं बहुत अधिक सतर्क हो गया हूं। पिछली बार राक्षसों ने चुपके से अपने ब्लेड की दिशा मेरी गर्दन की ओर मोड़ दी थी। अगर मैंने तुरंत जवाबी हमला नहीं किया होता, तो मैं अब तक मर चुका होता। टकराना। जैसे ही मैं उनके सामने आया, मैं तुरंत नीचे झुका और अपनी तलवार ब्लेड की ओर घुमाई, जो मेरे पैरों की ओर आ रही थी। ये चाल आसान लग सकती है, लेकिन ये बेहद कठिन है। हवा में नीचे झुकने के लिए बहुत कौशल नियंत्रण की आवश्यकता थी, क्योंकि मेरे पास हवा में केवल दूसरा कदम है। अगर मैं एक और कदम नहीं उठाता, तो मैं नीचे गिर जाता और राक्षस को मुझ पर हमला करने का मौका मिल जाता। झनकार। मेरी तलवार ग्रिम राक्षस के ब्लेड से टकराए और पहले की तरह ही बल महसूस किया, लेकिन इस बार मैं निपटने के लिए तैयार था। इसलिए जैसे ही हमारे हथियार टकराए, मैंने टकराव के बल का उपयोग करके खुद से प्रतिरोध करने के बजाय पीछे हट गया, जिससे टकराव का आधा बल हल हो गया, जबकि दूसरा आधा घूमता कवच द्वारा सहन किया गया। जबकि शरीर ने मेरे शरीर में प्रवेश करने वाले शेष बल को सहन कर लिया, इसलिए इस झड़प में मुझे कोई चोट नहीं आई। अगर मैंने बलपूर्वक इसका प्रतिरोध किया होता, तो मुझे जो चोटें लगती, वे पिछली बार से भी अधिक गंभीर होती। जब मैं वापस उड़ रहा था, तो दो ग्रिम राक्षस अपनी सबसे तेज गति से मेरी ओर आए। उनका मूड बहुत गंभीर था और उनकी हत्या की मंशा बहुत तीव्र थी। ये देखकर मुझे नहीं पता था कि मुझ पर क्या आया, लेकिन मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनकी ओर हाथ हिलाया। कमीने। दोनों ने एक साथ चिल्लाते हुए मेरा इशारा देखा और भी अधिक शक्ति के साथ मुझ पर टूट पड़े। मेरे चेहरे पर अत्यधिक क्रोध देखकर उनकी आंखें और हत्या की भावना और भी अधिक खट्टी हो गई। मैं उनके व्यवहार से बहुत उलझन में पड़ गया। यह मेरी ओर से केवल एक लहर थी। अधिक से अधिक वे थोड़ा क्रोधित हो जाते, ये सोचते हुए कि यह एक उपहासपूर्ण इशारा है, लेकिन अत्यधिक क्रोध और हत्या के इरादे ग्रिम राक्षसों से भी थोड़ा अधिक लग रहे थे। इस लहर का उनके कबीले के लिए कुछ मतलब रहा होगा। मैंने पढ़ा है कि कई ग्रिम राक्षस कबीलों में अजीब रीति रिवाज और परंपराएं हैं, और इस लहर का कुछ आपत्तिजनक मतलब रहा होगा। माइकल का कहना सही है। कॉपर आर्मर्ड राइनोमेंस जनजाति में हाथ हिलाना उनके जनजातीय कुलदेवता के प्रति गंभीर सम्मान माना जाता है, जिसका वे आदर करते हैं। खैर, मुझे इसकी परवाह नहीं कि वे क्या सोचते हैं। मुझे केवल उनकी हत्या की परवाह है, और मैं यही करने जा रहा हूं। टकराना। इस विचार के साथ मैंने अपनी गति कम होते देख बलपूर्वक अपने आप को स्थिर किया और उनसे सीधे भिड़ने के लिए मिनी ब्लास्ट सक्रिय कर दिया।